प्रीवियस ईयर। लॉन्ग टर्म लोन्स तो सारे फंडेड एक्सपोजर सारा क्लीन था जब नई मैनेजमेंट ने कंट्रोल लिया है। और अभी जो है 100 मिलियन का लोन जो है ये अब एक स्टैंड कर रहा है, जो कि होल्डिंग कंपनी दे रही है टू स्वैप द लोन ऑफ द ग्रीनवॉल सीमेंट लिमिटेड। उनका एक 700 मिलियन का लोन है, उसको स्वैप करने के लिए ये इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उनको पेमेंट की जा रही है, तो वो उनका लोन स्वैप होके होल्डिंग कंपनी का लोन जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग है, उसमें जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी ने मिजान बैंक और सुनहरी बैंक को इंगेज किया है, और वो उनकी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग की जो लिमिट्स है वो यूटिलाइज कर रही है कंपनी, और इस वजह से ये अमाउंट्स जो है ना शॉर्ट टर्म बोरिंग की वो इंक्रीज हुई है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में आप देख लें कि करंट रेशो उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। उसमें यही है कि स्टॉक्स वगैरह बिल्डअप हुए हैं, और डेटर्स के अंदर ट्रेड डेट्स के अंदर चीजें नहीं है। कंपनी का एक सेल्स टैक्स इनपुट का बड़ा क्लेम था जो उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो कि अवेलेबल नहीं हो सका था, तो वो इस वक्त हमारे उसके अंदर एडवांसेस के अंदर शो हो रही है वो चीज। तो उसकी वजह से हमारे करंट एसेट्स के अंदर जरा बेहतरी नजर आ रही है। डेट टू इक्विटी के अंदर उसके अंदर भी जैसे मैंने बताया जी सबऑर्डिनेशन वगैरह की गई है, उसके अंदर भी बेहतरी आई है थोड़ी सी, क्योंकि एक कंपनी तो आपने देखा नहीं, बीजीएल तो शुरू से हाईली लिवरेज कंपनी रही है, लेकिन अगर आप उसको उसकी बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। और अभी जो पिछली स्क्रीन में हमें लॉसेस की बात की, उसकी वजह से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन एसेट्स है, इनके अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है पिछले सालों की निस्बत। इस तरह से अगर आप अर्निंग्स पर शेयर को देखेंगे, ये भी थोड़ी रिड्यूस हुई है जी। ये जो अभी लॉस को मैं डिस्कस किया था, प्राइस अर्निंग रेशो, उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो उसके अंदर वो डिक्लाइन है। जैसे मैंने डिस्कस किया जी, जैसे स्टॉक्स की वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज बिल्ड हुई, उनकी एडजस्टमेंट आ गई। सैलरीज वेजेस थी 160 एम्प्लॉइज जो इंगेज किए लास्ट मंथ के अंदर, बल्कि उससे पहले इंगेज करना शुरू कर दिए थे, और एकदम से तो वो हाई भी हुए। और इसके अलावा जो पावर एंड फ्यूल है उसके एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर डिक्लाइन है। इसके बाद जो चैलेंजेस एंड आउटलुक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक मेजर चैलेंज आपके गोश गुजार करता चलूं कि जैसे कंपनी ने मई 2023 के अंदर एग्रीमेंट किया था तौसीफ राजा साहब के साथ टू एक्वायर द कंट्रोलिंग राइट्स। इसके बाद सीसीपी की डेफिनेटली अप्रूवल थी, ट्रिपल एम होल्डिंग कंपनी का क्याम था, फिर उसमें उनके लोन्स को और उनके शेयर्स की इशुएंस का प्रोसेस था। तो ये सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए कुछ 4-5 माह का वक्त लग गया था। लेकिन जब ये की गई थी फिजिबिलिटी वगैरह और इसमें ये सारी चीजें देखी गई थी, तो मई 2023 में जो गैस की प्राइसेस थी वो 1100 पर एमएम बीटीयू थी। और जब इफेक्टिवली कंपनी ने कंट्रोल लिया, वो लिया था जी दिसंबर 2023 के अंदर, उस पर मैनेजमेंट कंट्रोल किया। तो वो जो 5-6 माह थे, और उस वक्त से लेकर अगर आज तक देखें, वो जो 1100 पर एमएम बीटीयू की प्राइस है ना, वो इंक्रीज होकर आ गई है 2150 रुपीज पर एमएम बीटीयू। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कंपनी फेस कर रही थी, क्योंकि जो मैनेजमेंट है तारिक ग्लास की, उसका हब में जाकर और ये सारा जो इनिशिएटिव लिया, वो फ्यूल कॉस्ट का ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जिसकी वजह से ये जिसको मद्देनजर रखे, मैंने कहा वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये भी था, यानी कि जिसकी वजह से वहां पे हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस स्टार्ट करने का सोचा। अच्छा, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो कैप्टिव पावर है उसको, उसके लिए भी गैस को कर्टेल कर दिया, उसके लिए भी
प्राइसेस वो जो है ना एलएनजी के बराबर तकरीबन कर दिए हैं और उसकी सप्लाईज को भी कटेल कर दिया है। फिर थर्ड नंबर पे कुछ मार्केट डायनामिक्स भी अभी इतने अच्छे नहीं है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है कि वो उसकी प्रोडक्शन का जो उसको सेल आउट करने का जो मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी है, उसमें कंपनी की अपनी रेप्यूटेशन भी है कि बीजीएल कभी प्रोडक्शन में आती थी, कभी नहीं आती थी, उसमें ब्रेक ब्रेक आ गया पीरियड में। तो जो फिर जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है वो तो ऐसे सप्लायर को प्रेफर करता है कि जो कंटिन्यूअस इन नेचर हो सप्लाईज में, क्योंकि उसकी आगे डेफिनेटली अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इफेक्ट कर जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी में भी अभी थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से थोड़े से इन्वेंट्रीज पाइल अप हो रही हैं और थोड़ी सेल्स अभी थोड़ी से इसी तरह स्लो हुई है, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस मेजर जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है, इस हवाले से चैलेंजेस को और जो आउटलुक है उसको जरा देख लेते हैं। नंबर वन पे जी शार्प डिक्लाइन इन रेवेन्यूज है, उसको फोकस by focusing on strategic objectives to enhance the quality and variety of glass products, particularly tableware, to drive revenue recovery. सेकंड है जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं जो पहले से थी, अब एक नया यूनिट को सारे को कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ टीबी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ रही हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता से उन प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जा रहा है, बॉटल नेक पोजिशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन बॉटल नेक पोजिशंस पे काम किया जा रहा है और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जा रहा है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मैंने जैसे आपको बताया कि जी गैस की एक तो जो सैंक्शन लोड है, अगर सपोज 100 है तो अभी जो गैस की सप्लाई आ रही है वो 35 to 40% सिर्फ आ रही है। तो जो सैंक्शन लोड है उसके मुताबिक भी गैस नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी कंपनी को क्या करना पड़ रहा है कि उसको फर्नेस ऑयल वगैरह को यूज करना पड़ता है, डीजल वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करनी पड़ती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है और उसमें कोई ऐसा एडवांटेज नहीं कंपनी को मिल पा रहा जो कि हब जैसी जगह के ऊपर जाके एक सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को रिवाइव करने के बाद उसको किया जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद फिर इनएफिशिएंट गैस सप्लाई है नंबर 4 पे, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। ऐसा इंक्रीज यूज ऑफ एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स है, जैसे फर्नेस ऑयल की मैंने बात की, एलपीजी हो गई, एलपीजी है, हाँ जी, डीजल है। और अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इनके बता दूं कि रेट्स वगैरह में क्या फर्क है, जैसे 2150 मैंने गैस का आपको बताया, तो फर्नेस ऑयल जो है ना 141,000 पर टन की अवेलेबिलिटी है, डीजल 247 है और एलपीजी को 215 रुपीज पर केजी ये मिल रही है जी। इस तरह से, तो इस तरह से जब हम इसको पर टनेज में कन्वर्ट करते हैं तो फर्नेस ऑयल और गैस के दरमियान काफी जो है ना वो फर्क आ जाता है, एलपीजी में और उससे ज्यादा फर्क आ जाता है। और नंबर 6 पे थे कि मार्केट डायनामिक्स, ये मैंने ऑलरेडी आपसे सारा डिस्कस कर लिया है कि जी इसमें थोड़ा सी हमें जरूरत है कि जी हम फार्मास्यूटिकल ग्लास पैकेजिंग की डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए उस पर जरा फोकस करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, उसके लिए करेंगे। फिर एक चैलेंज एक्सेसिव टैक्सेशन का है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स की एडिशनल एक वो लाइबिलिटी है 10% की, वो सरचार्ज गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया हुआ है। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है जी, इस वक्त मार्केट उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जिस तरह से करना चाहिए था या होनी चाहिए। तो उसका उसके लिए बहरहाल कंपनी की डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजीज बना रही है कि कंपेटिटर की निस्बत इनको कोप अप करें इन चीजों को। और लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, कंपनी क्योंकि हाईली लेवरेज ऑलरेडी है और ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है, मार्केट का भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें लिक्विडिटी के हवाले से भी चैलेंजेस हैं जिनको भी कंपनी इंप्रूव करने के लिए गौर फोर्स कर रही है। तो ये थे जी एक ब्रीफ अबाउट द challenges and the outlook and overall introduction about the operations and finance of the company. तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं ऑडियंस को दावत दूंगा कि देखिए 1 by 1 अगर आप अपना माइक ऑन करते जाएं और ये तसल्ली रखें हम जाएंगे नहीं जी,
मतलब हम तमाम लोगों को आंसर दे के जाएंगे, तो उसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पर हैं जब तक कि तमाम पार्टिसिपेंट्स के क्यूरीज को रिप्लाई ना कर देंगे। जी, तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सरमद मसूद बात कर रहा हूँ। मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ मेपल लीफ कैपिटल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बड़ा आपने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी। कुछ चीज़ें आपने एक दिन हमें पहले ही बता दी और अब आपने बड़ा अच्छा हमें एक्सप्लेन किया। सर कुछ सवाल थे। फर्स्ट तो ये था, अगर आपने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक आपने मिक्स बताया था परसेंटेज वाइज कि सोडा ऐश का इतना परसेंट है, सर काइंडली वो रिपीट कर दीजिए। देखें, एक्चुअली जब डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो उसके अंदर वो जो फॉर्मुलेशन है बैक साइड से वो भी चेंज हो रही होती है। और ये जो आपको बता रहे थे कि वैसे क्वांटिटेटिवली अगर आप देखें उसके अंदर तो सिलिका सैंड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। बट अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अदर केमिकल्स जो हैं वो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं एज कम्पेयर टू द सिलिका सैंड। तो ये जो है वो ग्लास की क्वालिटी को, उसकी ब्रिटलनेस को, उसकी डिफरेंट जो है ना फैक्टर्स उसको सामने रखते हुए बैक एंड से ये चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। जी। ठीक है बट सर। ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर आप इसको देखें तो 60-70% आप इसमें सिलिका सैंड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है सर। 15% के करीब सोडा ऐश है जी। हाँ जी। लाइमस्टोन 5 to 7% है। कलेट इसके अंदर जैसा कलट के अंदर हाँ जी। वो जो है वो यूज हो रहा होता है, वो आप उस हिसाब से उसकी क्वालिटी को, उन चीजों को देखते हुए आप 15% से ऑनवर्ड आप ऊपर ऊपर लेके जा रहे होते हैं कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं वहां पे। किसी में 25%, 20%, 30% एंड अबव भी आप वैल्यूज यूज कर लेते हैं कलर की ना। जी, ठीक हो गया सर। सर थैंक यू। एक और सवाल है आपके एनर्जी मिक्स के हवाले से। जिस तरह आपने जिक्र किया है कि आप लोगों को सैंक्शन लोड नहीं मिल रहा जो आपसे वादा किया गया है, और आप लोग उसके लिए हब भी गए हैं, बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, तो सर आप लोगों का रफली इस वक्त परसेंटेज कितना चल रहा है सप्लाई में? यानी जो आपका टोटल फ्यूल मिक्स है उसमें 50% गैस, 50% फर्नेस ऑयल है, ये किस तरह से है? देखिए, एक्चुअली जितनी हमें लाइन मिली हुई है उसके अंदर सारी चीज डिपेंड कर रही होती है प्रेशर के ऊपर कि हमें प्रेशर वहां से कितना मिल रहा है। अब हमारा 42 MCF का लोड है वहां पे, और उसके ऊपर जो हमें मिल रहा होता है वो रफली 40%, 50%, बस इससे ज्यादा नहीं मिल रहा होता। तो फिर हम लोग अपनी मशीनरी को, अपनी फर्नेस को, क्योंकि इसके ऊपर गैस यूटिलाइज हो रही होती है, तो जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होती है उसके ऊपर मूव कर रहे होते हैं हम लोग। हम्म। उसको फर्नेस ऑयल पे, फर्नेस को लेके आगे लेयर्स पे और मशीनरी के ऊपर गैस को ले जाते हैं। और हम्म। या अगर गैस का वहां पे भी प्रेशर डिप कर जाता है तो फिर हमें बाज़ एलपीजी भी यूज करना पड़ रही होती है वहां पे। तो ठीक है। ये ऑन एन एवरेज नहीं है, ये सब्जेक्ट टू द वेदर कंडीशन और जो गैस प्रेशर है वहां पे मूव हो रहा होता है। ठीक है सर। सर जो आपने प्राइसिंग जिक्र किया है, मेरा अंदाजा था तारिक ग्लास जो लाहौर में आप लोगों का प्लांट है उसमें आप लोगों को मतलब इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा महंगी गैस देनी पड़ रही होती है, और फिर भी माशाल्लाह आप लोग प्रॉफिटेबल हैं, बड़े अच्छे 26-27% के मार्जिन है। वहाँ पे आप लोगों को 3700-3800 पर MMCF BTU गैस पड़ रही होती है। तो यहाँ पे आपको क्या रेट मिल रहा है हब में गैस का? 2150 आपने कहा था। देखिए, वहां पे हब के अंदर गैस का ये है कि वो जो है हमें गैस जो है ना वो दो पोर्शंस में बिलिंग हो रही होती है। 90% जो है वो तो नॉर्मल गैस की प्राइसेस हैं जो कि 2150 है, और जो बैलेंस है 10% उसका RLNG रेट लग रहा होता है, वही रफली 3700। तो इन दोनों का मिक्स करते हैं तो रफली 2300 के नियर अबाउट जो है ना वो हमें पर MMBTU वहां पे कॉस्ट कर रहा होता है हब के अंदर। ठीक ठीक हो गया सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, जो आप लोगों का प्रॉफिट या लॉस होगा वो तारिक क्लास की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे किस तरह नजर आएगा? उसकी कितनी परसेंट जाएगी और कौन से लाइन आइटम में आएगी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो यह है कि इसका जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी इसकी होल्डिंग कंपनी के पास जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा वहां पे, और उसी के अंदर मूवमेंट जो भी आ रही होगी इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वहां पे जो इक्विटी पोर्शन, क्योंकि 50% है, कंट्रोल तो नहीं है तारे क्लास का, तो वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर जितनी भी मूव आ रही होगी वो वाया प्रॉफिट एंड लॉस आ रही होगी, और अदर इनकम के जो हेड है वहां पे ये रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अदर इनकम में नजर, यानी जो जी। आपका यहाँ पे प्रॉफिट है उसका 50% आपकी तारिक क्लास की अदर इनकम में आ जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और सर जो फर्नेसेस हैं उनको जो इसके 3 फर्नेस हैं आपने जिक्र किया है उनमें क्या सिलसिला चल रहा है? यानी उसको आप लोग कमर्शियल लेवल पर ले गए हैं या अभी भी टेस्टिंग फेज में है?
बेचना शुरू कर दिया वो फार्मा की बोतलें आप लोगों ने? जी जी, हमने बिल्कुल वो, ये आपको सेल वही नजर आ रही है ना कि वो हम वन हमने आपको जिस तरह मोहसिन साहब ने बताया था कि हमने जून की 4 जून को हमने इसको कमर्शियल ऑपरेशन डेट की हमारी। तो अगर ये जितनी भी सेल नजर आ रही है, ये सारी सेल वही है जो हमने जून के महीने में जो प्रोडक्ट बनाया था उसी को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर इस दफा तारिक ग्लास की अर्निंग्स में हमें यानी इसका वो इफेक्ट नजर आएगा प्रॉफिट की सूरत में? देखें जी, वो तारिक ग्लास के अंदर इंशाल्लाह एज सच आपको बहुत बड़ा तो नहीं है, वो तो तारिक ग्लास की ब्रीफिंग के अंदर आप आएंगे तो वहां पे हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इसकी अपनी ही आपको जीपी लेवल पे डाउन नजर आ रहा होगा ना इसका बलूचिस्तान ग्लास का। हाँ वजह हाँ ये है कि जब आप ग्लास के अंदर फर्नेस को फायर करते हैं तो आपको 15-20 दिन का वो एक टाइम चाहिए होता है जहां से आपने टेम्परेचर को फ्रॉम 0 to 1500 या 1600 पे लेके जाना है। उस जी टाइम बिल्कुल। पीरियड के अंदर वो गैस जो यूटिलाइज हो रही है उसका आउटकम तो कुछ भी नहीं आ रहा होता, जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करें या उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ले सकें। वो तो एक कॉस्ट है जो कि संक हो गई है, क्योंकि वो आपको करनी ही करनी थी, अनलेस कि वो टेम्परेचर नहीं अचीव होता आप अपने ऑपरेशंस को चला नहीं पाते। तो इस वजह से ये जो फैक्टर्स थे इसकी वजह से ये जो जून की जो आपको आ रही हैं आपके सामने, तो इसके अंदर लॉस का एक बड़ा इम्पैक्ट वहां से भी आ रहा है ना। ठीक 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 हो गया सर। सर थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, काश साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे कल फिर तारिक ग्लास की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में मुलाकात होगी और फिर आगे एजीएम में आप लोगों के हेड ऑफिस भी चक्कर लगेगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी। जी। नेक्स्ट गनात्रा साहब हैंड रेस कर रहे थे कल में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर बेसिकली अभी जो आप लोग का फोकस है आई थिंक इट्स ऑन फार्मा बॉटल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं तीनों हमारा तीनों रेंजेस पे है कि जी हम क्योंकि देख कि जी टेबल वेयर की कैपेसिटी भी है। अभी जो भी प्रोडक्शन रन्स चले हैं वहां पे टेबल वेयर भी बना, फार्मा भी बना जी, और कंटेनर भी बना। अच्छा, क्योंकि टेबल वेयर की तो ऑलरेडी तारिक ग्लास में आई थिंक कैपेसिटी है, तो बलूचिस्तान ग्लास का एक्विजिशन फार्मा के लिए नहीं हुआ होगा? जी जी, फार्मा के लिए हुआ था, बट एक्चुअली फ्रॉम द डे वन हमने उन मशीन्स को जो कि इतने अरसे से बंद थी वहां पे, उनको जब रेनोवेट किया है तो उन मशीनों को डायरेक्टली फार्मा पे लाके तो वो चलाना थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो हमने उसको टेबल वेयर और कंटेनर ग्लास को पहले स्टार्ट किया था, और आफ्टर 1 and 2 months हम लोग उसको मूव करके फार्मा पे ले आए। अच्छा, तो सर जो फार्मा कंपनीज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी, तो उसके अंदर ये होता है कि 5 to 6 months का टेस्टिंग फेज होता है, जिस तरह प्रोडक्ट को जो आपकी ग्लास है वो किस तरह रिएक्ट करती है विद द फार्मा प्रोडक्ट, राइट? सो वो फेज गुजर गया है या अभी वो आना है? देखिए जी, बहुत सारी जगहों के ऊपर स्पेशली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके अंदर ये काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हो रहा होता है, जिसके अंदर वो अपना सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन लोकल लेवल की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने आइडिया हो रहा होता है ना उनको। तो एज कम्पेयर टू द मल्टीनेशनल कंपनीज तो हम लोग उस प्रोसेस के अंदर हैं और वो स्टार्ट हो गया हुआ है, और जिन कंपनियों की तरफ से हमें गो एड आता जा रहा है वहाँ पे हम लोगों ने इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी हुई है। सही है। और सर दूसरा ये कि जो ग्लास बॉटल्स एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉटल्स, डोंट यू थिंक कि मतलब कि प्लास्टिक बॉटल्स पे इंडस्ट्री ज़्यादा शिफ्ट हो रही है बिकॉज इट्स इजियर टू कैरी और फ्रेट भी कम होता है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि उस लिहाज से कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि, लेकिन जब एक बॉटल बनती है तो उसका वन टाइम यूज नहीं होता। वो हो सकता है 10, 11, 12, 15 दफा वो री यूज हो रही होती है। और बाकी जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्थ हैजर्ड है। आप प्लास्टिक के अंदर अगर आप जो यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो अगर इंटरनेशनल आप वो जो देखें तो वो आपको रोक ही रहे होते हैं कि प्लास्टिक को यूज ना करें। प्लास्टिक में कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्लास। तो जो फार्मा के अंदर है वो तो प्रेफर ही करते हैं कि जी कि ग्लास रिकमेंडेड जो है उसमें। ये और और जैसे काशिफ साहब ने बताया कि जी जैसे अब वो बेवरेजेस की बॉटल्स हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, ये इनकी एक्चुअल प्रॉफिट तो ग्लास बॉटल के अंदर है ना, क्योंकि वो एक जो ग्लास बॉटल है वो मेरे ख्याल में 15 से 20 टाइम्स वो रीफिल होती है ऑन एवरेज। और जबकि प्लास्टिक बॉटल उसके अंदर तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। वो भी राइट। प्रेफर करते हैं कि ग्लास बॉटल्स को यूज करें।
ठीक है। और सर वो मुझे ये जरा बता दें कि कंपटीशन वाइज आई थिंक ओनली गनी इज इन दिस स्पेस, राइट? जी गनी है जी, बिल्कुल। ठीक है। और बहुत नाइस सर सेक्टर। जी, और लास्टली बस ये बता दें कि ये जो डेट जितना भी कंपनी के ऊपर जो स्पॉन्सर्स का है, तो ये राइट क्या एवरी जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वो राइट करेंगे, या फिर ये किस तरह होगा, ये कन्वर्ट किस तरह होगा ये डेट? अदर देन राइट होगा जी। राइट नहीं होगा। राइट में तो ये होता है ना कि जी तमाम एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट दिया जाता है कि वो सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। इसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है और उसमें विद द अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो हमें एक स्पेशल अप्रूवल देंगे कि आप अदर देन राइट आप ये इक्विटी रेज कर सकते हैं टू एनी पर्टिकुलर मेंबर और एनी पर्टिकुलर सप्लायर। तो उसमें ट्रिपल एम होल्डिंग है उसका लोन है ऑलरेडी 3.7 बिलियन का ऑन द बुक्स ऑफ बीजीएल। तो यही हम उनके साथ एससीसीपी के साथ प्ली करेंगे कि जी कि उनके लोन उन्होंने चूंकि दिया हुआ है तो वो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए और उसकी लेवरेजिंग उसको बेटर लेवरेज आउट करने के लिए उस लोन को कन्वर्ट कर दें इनटू इक्विटी। तो वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट नहीं होगा, वो एक स्पेशल पर्पस इशुएंस ऑफ शेयर्स होंगी। ओके ओके, थैंक यू। जी कोई और क्वेश्चन जी? नेक्स्ट अस्सलाम सर, जी सलीम सलीम समीर साहब फ्रॉम जी। प्रोविडेंस कैपिटल। जी सर मेरा कुछ प्रोडक्शन के हवाले से सवाल थे पहले। मुझे आप बता सकते हैं कि आपके जो 3 प्लांट्स हैं उसमें से अभी तक कौन कौन से एक्टिव हैं फिलहाल? एक्टिव जो है वो सिर्फ प्लांट है, सिर्फ सिक्स वहां पे ऑपरेशंस हैं कंटिन्यू। हाँ जी। 65 टन वाला जो जिसकी कैपेसिटी है, राइट? नहीं, वो जिसकी 110 टन की कैपेसिटी है सिर्फ वो है। ओके। और उधर से आप तीनों तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कंटेनर वेयर है एंड देन टेबल वेयर एंड फार्मा की जो बॉटल्स हैं। जी बिल्कुल। ओके सर, उसमें मुझे आप बता सकते हैं कि बाय वॉल्यूम जो आपका कितनी परसेंटेज जो टोटल आपने वॉल्यूम अभी कोट किया है FY24 के लिए, उसमें ग्लास की, टेबल की और फार्मा की क्या क्या परसेंटेज होंगी इन वॉल्यूम्स? देखें, जो अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर जो टोटल है वो कंटेनर और टेबल वेयर प्रोड्यूस हुआ है, जिसके जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल उसके बाद इस टाइम पीरियड के बाद में जाके हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ओके, तो टेबल और जो ग्लास वेयर कंटेनर है उसमें अराउंड कितना परसेंटेज रहा होगा ये ओवरऑल वॉल्यूम का? आप इसको समझे 40-60, 40% टेबल वेयर? तकरीबन 40-45% टेबल वेयर और बाकी जो है वो कंटेनर का। ओके। अच्छा सर, रिपोर्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि आपके जो मेजर जो आपने सेलिंग की है वो TGL को ही किया था, जो जी अपना वॉल्यूम था। तो उसमें आप आइडिया मुझे लेना था कि जो TGL ने इसको बुक किया होगा वो कितने डिस्काउंट पे किया होगा अपनी प्राइसिंग से। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि टेबल वेयर उन्होंने आपको सेल किया होगा, मतलब TGL को सेल किया होगा, राइट? तो जी बिल्कुल। उसमें मतलब नहीं कितने परसेंट डिस्काउंट प्राइसिंग डिस्काउंट? नहीं डिस्काउंट तो हो ही डिस्काउंट नहीं सकती क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी है। इसके ऊपर तो फौरी तौर पे 208 सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2017 का, वो ट्रैक कर जाता है। तो वो ये जो भी ट्रांजैक्शन है ये आर्म्स लेंथ आर्म बेस स्ट्रेंथ पे हुई होगी। है। ओके। तो इस पे आप बता सकते हैं कि लाइक कितना परसेंटेज, अगर मुझे प्राइसिंग बेसिकली आइडिया लेना था कि गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो प्राइसिंग होगी वो किस तरह से मूव फॉरवर्ड होगी, तो मतलब TGL जो भी प्राइस अपने रिकॉर्ड कर रहा होगा वो कितना मतलब प्रीमियम पे BGL के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कितने प्रीमियम लगा के रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो वो थोड़ा मुझे एक आइडिया लेना था। देखिए ऐसा कोई मेजर उसमें बेनिफिट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बीजीएल की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ उस एक्सेप्टेबिलिटी के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये पैच किया था कि हमें अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए हमें फाइनेंसिस की भी तो जरूरत है। या तो अगर बीजीएल अपना आके नेटवर्क बनाती और उसको टाइम लगना था उस नेटवर्क को मिच्योर होते हुए और इस लेवल पे आते हुए कि बीजीएल उसको डायरेक्टली सेल आउट कर पाती, तो उसको एक स्पोर्ट के तौर के ऊपर हम लोगों ने ये किया है कि हम अपने नाम से उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे फिर मार्केट वैल्यू के ऊपर ही वो सारी चीजें हो रही हैं। ओके। और सर इसमें कुछ आप आइडिया दे सकते हैं कि अराउंड जो आपकी फॉर एग्जांपल जो टेबल वेयर की जो सारी सेल हुई है उसमें से कितना परसेंटेज TGL को गया होगा और कितना परसेंटेज आपने ओपन मार्केट में मतलब अपने प्रोडक्ट के ब्रांड के नाम से सेल किया हो, या 100% सिर्फ देखिए TGL की तरफ ही है? नहीं, 100% जो है ना वो प्रोडक्शन जो थी वो इसी के ब्रांड के नाम से हुई थी।
टीजेल के लिए मतलब। जी जी। ओके, सही। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ पता करनी थी मार्केट शेयर के हवाले से। मतलब अभी तो फिलहाल आपका इनिशियल फेज पर है, तो आप लोगों ने कुछ अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि गोइंग फॉरवर्ड मतलब FY 25 में या 26 तक आपका कितना परसेंटेज मार्केट शेयर आप कैप्चर कर लेंगे टेबल वेयर में या ग्लास कंटेनर में? देखिए, पहला टाइम पीरियड है, पहला साल है हमारा, और बिल्कुल हम लोगों ने टारगेट बिल्कुल सेट किया हुआ है कि हम लोगों ने 30% तक मार्केट को जो है वो अचीव करना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज जो हैं वो एज कम्पेयर टू द कंपेटिटर, अब हमारा कंपेटिटर में टेबल वेयर या उसके अंदर तारे ग्लास भी आ रहा है और गनी ग्लास भी आ रहा है, तो और उनकी फर्नेस कैपेसिटीज जो हैं एज कम्पेयर टू द BGL वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक सर्टन लिमिट हम लोगों ने रखी हुई है कि इंशाल्लाह मार्केट में 20 to 25 30% हम लोग अपना जितनी प्रोडक्शन है उस हद तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मार्केट शेयर लें। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरे लास्ट 2 सवाल थे। एक तो ये कि आपकी जो फ्यूल एंड पावर के अंदर रिक्वायरमेंट मुझे पता करनी थी। लास्ट ब्रीफिंग जो हुई थी टीजल की, उसमें आपने जिस तरह बताया था फ्लोट की फॉर एग्जांपल 12 MMBTU पर टन होती है और टेबल वेयर की प्रोडक्शन के लिए 9 MMBTU पर टन होती है। तो उस तरह से आप इसमें हमें कुछ गाइड कर सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है इसमें गैस की इसमें या फिर रफली इलेक्ट्रिसिटी की? 50 चाहिए होती है, 50 MCF की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमें चलाने के लिए। ओके, और पावर रिक्वायरमेंट में कुछ बता सकते हैं कितने किलोवाट आवर या कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 1.5 मेगावाट का जो है ना हमें हमारी पावर रिक्वायरमेंट। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Any further question, please? अस्सलाम वालेकुम। बनती है 24 रुपये, वालेकुम 2% अस्सलाम। से जी 27 आसिम रुपये। साहब। हाँ, अच्छा मेरा सवाल था कि डिमांड पे आपका क्या आउटलुक है कि आप अभी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा जो वॉल्यूम है वो आप बेच पा रहे हैं या अभी थोड़ा डिमांड पे वो दे दें, और अभी आपका जो प्लांट है वो किस यूटिलाइजेशन पे चल रहा है? देखिए, ग्लास की फर्नेस जो है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी की होती है कि उसका टेम्परेचर आपको, जिस तरह मोहसिन साहब ने बताया था कि 1500 प्लस टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वहां पे अगर आप उसमें से पुल नहीं लेंगे तो आपकी पर टन कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो जो भी कंपनी है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि आप उसमें से मैक्सिमम कैपेसिटी जो है जो आप ले सकते हैं वही उसमें से पुल करें और उसको बना लें। और डेफिनेटली ड्यू टू द इन्फ्लेशन और जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उस पाकिस्तान की, उसमें मार्केट तो डेफिनेटली श्रिंक हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको मार्केट में मूव कर सकें। ठीक है, यानी जो आपकी यूटिलाइजेशन है वो आप मेंटेन कर पा रहे हैं, वो उसमें आपको गैस के इशू नहीं आ रहे हैं, गैस सप्लाई के? नहीं, वो गैस सप्लाई के इश्यूज आ रहे हैं ना। मैं आपको बताया कि फर्नेस को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाने के लिए हमें गैस की सप्लाई अगर पूरी नहीं है तो इस वजह से ही हम लोग फर्नेस ऑयल भी यूज कर रहे हैं, LPG भी यूज कर रहे हैं। अगर हमें गैस की सप्लाई पूरी मिल रही होती तो हम फर्नेस ऑयल और अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ कभी भी ना जा रहे होते। ये तो बड़ा एक चैलेंज है जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था काफी डिटेल के अंदर। जी आसिम साहब, कोई फर्दर क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, इमरान साहब जी, आप हैंड रेज कर रहे थे। इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी मेरा पहला सवाल है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर के, एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या बिजनेस केस बनता है कि आपकी कंपनी में रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वेस्ट करें, एज अ शेयर होल्डर बने, कंसिडरिंग के जो आपके KPIs हैं और जो लॉस मेकिंग आपने शो की है? देखिए, ये फर्स्ट ईयर है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ क्लोजर ऑफ, आई थिंक ये 2018-19 के अंदर क्लोज हुआ था BGL का जो ऑपरेशंस थे। तो उसके बाद इसको रेनोवेट करके दोबारा ऑपरेशंस में लाते लाते हमें ये टाइम हुआ, और इसके बाद हमने इसको ऑपरेशन में लाए हैं। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट मंथ ऑफ द ईयर के अंदर ये ऑपरेशंस में आया है, COD की है इसने। और इसके साथ इसकी कंपलसरी कॉस्ट है कि आपने इस फर्नेस को हीट अप करके उस टेम्परेचर पे लाना है और उसके बाद ही इसने आप इससे प्रोडक्शन ले पाएंगे।
अब उस कॉस्ट को तो बेयर करना पड़ना था। हाँ, अगर वो टाइम पीरियड आपका 8-6 महीने आपको मिल जाते और उसके अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे होते तो वो कॉस्ट सारी एब्जॉर्ब हो चुकी होती। अब ये कोई 15-20 दिन की जो कॉस्ट है वो 1 महीने की प्रोडक्शन में तो 100% एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, इसलिए आपको ये लॉस नजर आ रहा है। और सेकेंडली ये है कि पूरे 11 महीने कंपनी ने प्रोडक्शन ही नहीं की, फिर आपने उसकी प्रॉपर टीम रखी, उनकी मॉनिटरिंग की, उनको ट्रेनिंग दी, हब में जाके अपना प्लांट को दोबारा इरेक्शन की, उन सब की सैलरीज, वो सारा कुछ आप जब कर रहे होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कर रहे होते हैं, तो वो सारी कॉस्ट आपको किसी ना किसी साइड के ऊपर प्रोडक्शन में आके वो मूव होनी थी। लेकिन क्योंकि 1 महीने का ये क्लोजर हो रहा है तो वहां पे वो 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, अदरवाइज ये शायद जीपी लॉस ना होता। राइट। तो इसमें फॉलो अप मेरा क्वेश्चन है कि इन टर्म्स ऑफ जो आपके यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1 आपने बताया जो हब में है, इसकी लाइफ कितनी है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स के, जिसके बाद आपको वो फर्नेस अपनी दोबारा उसको। ये कुछ 7 to 8 ईयर्स की लाइफ स्पैन है जी इसका, फर्नेस का। ओके, और जो यूनिट 2 और 3 है उसके बारे में आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? देखें, यहाँ पे अगर पंजाब के पर्सपेक्टिव में देखें तो पंजाब के पर्सपेक्टिव में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने भी अपनी फर्नेसेस को कूल डाउन किया हुआ है। वजह यह है कि गैस का जो है ना काफी ज्यादा मिसमैच है इन सिंध के अंदर, SSGCL में और पंजाब में, और एज कंपेयर टू पंजाब और केपीके, क्योंकि केपीके के अंदर वो स्ट्रेट 2150 के अंदर पर MMBTU है, वहां पे मिक्स भी नहीं है। लेकिन अगर आप SSGCL के अंदर चले जाएं तो वहां पे उन्होंने 90-10 के रेशियो से मिक्सिंग की है RLNG को और गैस को, और वहां पे वो जो रेट रफली पड़ रहा होता है वो 2300 का पड़ रहा होता है। तो जब आपने एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, आप केपीके से करते हैं या SSGCL के प्लेटफॉर्म से करते हैं, वहां पे गैस डिफरेंट है, और पंजाब में अगर आके करते हैं तो पंजाब में तो आपको वही 3700-3800 की कॉस्ट पड़ रही होगी। तो इस चीज को एक दफा देखा जाएगा। अगर राइट, मार्केट सूटेबल ऑप्शन हुई तो डेफिनेटली हम लोग उसको एनालाइज भी कर रहे हैं और उसको देखेंगे भी ना। राइट। और इसमें जब आप अपनी कॉस्टिंग करते हैं तो उसका एक बेंचमार्क क्या रूल है कि पर टन क्या सेल प्राइस होती है जो आप प्रोड्यूस करते हैं, टेबल वेयर या ग्लास वेयर? हर एक की डिफरेंट हो रही होती है ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हर हर प्रोडक्ट की उसका हर प्रोडक्ट का वेट डिफरेंट होता है, कंटेनर का वेट डिफरेंट होता है, ग्लास बन रहा है तो उसका वेट डिफरेंट होगा, टम्बलर बन रहा है उसका डिफरेंट होगा, कप्स बन रहे हैं उनका वेट डिफरेंट होगा, अगर डिशेज हैं तो हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये रेट वेरी कर रहा होता है। और इन एडिशन टू दैट जब आप अम्बर ग्लास जैसे फार्मा के लिए बना रहे हैं उसकी रेसिपी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसके अंदर जो उसकी प्रोडक्शन मिक्स है वो भी डिफरेंट हो जाती है, बैच मिक्स भी डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह जो यूनिट वाइज कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा वेरी करती है। राइट। तो सो हम आप एवरेज इसको आउट जी कर सकते हैं। जी, तो इसको हम बेसिकली अगर परफॉर्मेंस को देखना चाहें एज अ कंपनी के, कंपनी एज पर प्लान परफॉर्म कर रही है, तो फिर हम किस तरह से देखें कि आपकी टनेज को देखा जाए कि आपकी एक्चुअली किस तरह। टनेज के हिसाब से आता है कि हमारी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, और कंपनी ने उसमें से पुल लेके पैक कितना किया है। राइट। और अ, इस पुलेज को आप इस वक्त किस लेवल पे देख रहे हैं और आगे किस लेवल पे हो जाएगी? देखें, फर्स्ट मंथ था, आपको भी पता है कि जब कंपनी पहले महीने में चल रही होती है अपने ऑपरेशंस को, तो उसको अपना स्मूथ लाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं था, और एंड ऑफ द अगर मंथ देखें जून के एंड के ऊपर, तो हम लोग उस एफिशिएंसी लेवल को टच कर चुके हुए थे जो कि 85% को टच कर चुके हुए थे। लेकिन अगर स्टार्ट ऑफ द जून देखेंगे, क्योंकि जब बिल्कुल ब्रांड न्यू आप उन मशीनों को चलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त हो सकता है आपकी एफिशिएंसी 60% हो, लेकिन ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दिस टाइम पीरियड हमारी एफिशिएंसी जो है ना वो मैक्सिमम है, जो कि बेस्ट सूटेबल अटेन की जा सकती है, वो हम लोग अचीव कर रहे हैं। राइट। जी, मेरा लास्ट सवाल होगा, थैंक यू सो मच आप लोगों का। पेड अप कैपिटल में जो चेंजेस आ रही हैं, इससे क्या अर्निंग पर शेयर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इन द लॉन्गर टर्म, या उसका? जी डेफिनेटली, ये जैसे 2 पॉइंट इस वक्त 6 बिलियन है, इसमें 3.7 बिलियन का एडिशन हो जाएगा जी।
तो डेफिनेटली कैपिटल बेस बढ़ेगी और ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी। ये कोई मतलब 6.4 बिलियन पे पेड अप कैपिटल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा राइट। अगर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एसईसीपी, अगर एसईसीपी ने अप्रूव किया। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। जी, एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी आपके जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसके हिसाब से टोटल डाइल्यूशन जो है वो कितनी हो जाएगी किसी एक शेयर होल्डर की हु वाज बिफोर देयर ट्रिपल एम के आने से पहले, और ये जो आप राइट्स वगैरह और सारे दे देंगे उसके बाद तो टोटल डाइल्यूशन क्या होगी? देखिए अभी जो ट्रिपल एम होल्डिंग है वो है 84% पे। तो जब ये उसको 3.7 बिलियन के और शेयर्स इशू होंगे तो इट इज प्रपोज के जी कि उसका जो शेयर होगा वो 94% पे चला जाएगा। तो जो बाकी रिमेनिंग जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 6% के करीब होंगे जी। तो इस तरह से आप उसको डाइल्यूशन को असरटेन कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, अगर लेट से किसी का 10% का स्टेक था, तो उसका स्टेक अब रह जाएगा प्रॉब्ली 1 पॉइंट समथिंग परसेंट। क्योंकि 100% से ज्यादा होगी, जी, क्योंकि 2.6 से 3.7 पे जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी, कोई और फर्दर क्वेश्चन जी? एनी फर्दर क्वेश्चन? अगर किसी ने पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अपने सेशन को कंक्लूड कर लें। हाँ जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ आप लोगों के कोई अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाने के कोई प्लान्स हैं टू रिड्यूस योर एनर्जी कॉस्ट? जी जी, डेफिनेटली। मैंने अपने जब चैलेंजेस को ये डिस्कस किया था उसमें हमारा एक मेन ये चीज है कि हम अल्टरनेट उसको कोप अप करें चीजों को तो फर्दर के जी के उसमें जैसे अभी जैसे यूजीडीसीएल है। अगर मैं तारिक क्लास के हवाले से बात करूं तो उन्होंने ऑप्ट किया यूजीडीसीएल को एज कम्पेयर टू एसएनजीपीएल। उसके अलावा सोलर या विंड उसके बारे में भी मैनेजमेंट देख रही है, हाँ जी। और जो भी बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगी उसको इंशाल्लाह देखेंगे जी। जी, शुक्रिया। हेलो हेलो। ठीक है सर। सर बस एक आखिरी चीज पूछनी थी, वो ये कि इफ यू कैन टेल मी के जो नॉर्मल कंटेनर ग्लास है एज कम्पेयर टू फार्मा ग्लास, हाउ मच ऑफ अ प्रीमियम डज फार्मा सेल्स फॉर? सॉरी, क्या आपका आप कंपैरिजन आप पूछना चाह रहे हैं? जी जी, प्राइस कंपैरिजन के मतलब फार्मा का जो ग्लास है एज कम्पेयर टू कंटेनर ग्लास वो कितने प्रीमियम पे बिकता है? ये टोटल मार्केट में अवेलेबिलिटी और उन चीजों की बेसिस पे है। मेरा ख्याल है अभी तो हम लोगों ने ग्लास की प्रोडक्शन बाद में अगले टाइम पीरियड में आके की है, और वो आपको बता भी रहे हैं कि हम लोगों ने अभी मार्केट में अब हमारे सैंपल्स डिफरेंट कंपनीज को गए हुए हैं। वो उस फेज के अंदर हम लोग चल रहे हैं ना, जहां से थोड़ा बहुत हमें वो आ रहा है और हम लोग उसको मूव करवा रहे हैं। जी, एनी फर्दर क्वेश्चन? मेरा ख्याल में हो गए हैं जी सबके क्वेश्चंस, तो कंक्लूड करें सर। वकार साहब सेशन कंक्लूड कर लें सर। बिस्मिल्लाह करें जी। नो फर्दर क्वेश्चंस आर कमिंग जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का कि आप ने अपना वक्त निकाला जी और पार्टिसिपेट किया सेशन में। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जी अल्लाह ताला इस मुल्क के मुआशी हालात में भी बेहतरी लाए, पॉलिटिकल में भी आमीन और आमीन कंपनी के आमीन भी मुआशी हालात में बेहतरी लेके आए। आमीन जी, हाँ हाँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच। उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ भी नहीं था,
लास्ट मंथ के अंदर 4 जून को ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, तो 4 जून से ऑनवर्ड्स एक मंथ की तकरीबन ये सेल्स हैं। और वो जो लास्ट ईयर की कोई आपको जो नजर आ रही है वो पिछला स्टॉक था जो कि आहिस्ता आहिस्ता सारा स्टॉक वो बिक रहा था वो, लेकिन वो पिछले साल पे वो सारा स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए सेल्स का थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा उसका एनालिसिस है, लेकिन है कि जस्टिफाइबल नहीं है कि पिछले साल से कोई इस तरह से किया जाए, लेकिन बहरहाल फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों सालों का डाटा आपको दे रहे हैं। ग्रॉस लॉस जी पिछले साल 19.3 मिलियन का था, इस साल 286 मिलियन का है। वजह उसकी यही है जी कि सबसे पहले तो पावर एंड फ्यूल वगैरह यूज हुआ जो कि बड़ा एक्सपेंसिव है, और इसके साथ सैलरीज वेजेस वगैरह के एक्सपेंसेस थे। पिछले साल कोई सैलरीज वेजेस नहीं थी, 6 नंबर का स्टाफ रह गया था जो जब ये हायरिंग की गई तो 160 के करीब जो है ना परमानेंट स्टाफ था। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल भी है डेफिनेटली, और कोई स्टॉक्स के वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट्स के बाद ग्रॉस लॉस जो है ना 287 मिलियन का है। अगर लॉस बिफोर लेवीज एंड इनकम टैक्स को देखें 142 मिलियन था 2023 में, वो बढ़कर 512 मिलियन हो गया। इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी ऐड हुई क्योंकि जो बलूचिस्तान क्लास है अब वो फाइनेंसिंग अवेल की है फ्रॉम सुनहरी बैंक और निज़ाम बैंक, तो उसके लिए कॉर्पोरेट गारंटीज दी गई हैं, तो उसके ऊपर एसोसिएटेड कंपनीज की जब गारंटीज दी जाती हैं तो उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और वो अबव उनकी एवरेज प्राइसिंग से ज़्यादा होती है या उससे कम नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। तो इसकी वजह से ये आफ्टर टैक्स लॉस में और उसमें काफ़ी जो है ना इजाफा हुआ है। ईपीएस देखें लास्ट ईयर 1.94 थी, अब वो 0.52 है। इक्विटी में खाता खा बेहतरी आई है, उसमें ये है कि जो लोन्स थे डायरेक्टर्स के और जो उसके एसोसिएटेड कंपनी का जो लोन था उसको सबऑर्डिनेशन की गई है उसकी,